So guys, now we will see about the coagulation cascade, which steps are involved in the coagulation cascade for hemostasis. So let's move. First of all, coagulation cascade में आपके पास different clotting जो factors होते हैं वो involve होते हैं, कुछ proteins involve होती हैं, कुछ components और कुछ substances मौजूद होते हैं. वो substances, वो proteins, वो components क्या करेंगे, वो इनएक्टिव क्लॉटिंग जो फैक्टर्स होते हैं उनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उनको वर्किंग फॉर्म और फंक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. सो देयर आर 13 clotting factors that are present in your blood, and these are the factors are produced from your liver. Your liver will produce clotting factors in inactive form. They will start to move and float and circulate in whole of your blood circulation. Coagulation cascade में दो तरह की pathways होते हैं, intrinsic and extrinsic, that we will discuss soon about deeply both of them. So intrinsic को सबसे पहले लेके चलते हैं. Intrinsic में क्या होता है कि जो आपके ब्लड के अंदर जो फैक्टर क्लॉटिंग फैक्टर मौजूद होते हैं वो एक्टिव होना स्टार्ट हो जाते हैं. सम ऑफ दीज फैक्टर्स विल स्टार्ट टू एक्टिवेट फ्रॉम इनएक्टिव फॉर्म, फ्रॉम द सॉल्युबल टू इनसॉल्युबल फॉर्म. ठीक है ना. अब यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी इंट्रिंसिक पाथवे में आपका जो पहला फैक्टर एक्टिवेट होगा, इट विल फैक्टर 12. ठीक है ना. ये फैक्टर 12 क्या करेगा कि अब आपके पास यहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स डैमेज हुए, यहाँ पे एंडोथेलियल जो लेयर्स हैं वो डैमेज हुई हैं, प्लेटलेट्स यहाँ पे एग्रीगेट किए हैं. अब इन डैमेज एंडोथेलियल सेल्स ने, इन कोलेजन्स ने, जिन्होंने प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन करवाई है, दे विल स्टार्ट टू प्रोड्यूस हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनोजेंस. ठीक है ना. ये काइनोजेंस क्या करेंगे, इनएक्टिव फैक्टर 12 को एक्टिव में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है ना. सो दीज आर एक्टिव वन एंड दीज आर इनएक्टिव वंस, दीज आर इनसॉल्युबल वंस एंड दीज आर सॉल्युबल वंस. ऑलवेज इनसॉल्युबल जो फैक्टर होता है वो आपकी बॉडी के अंदर हेल्पफुल होता है इन इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग. ठीक है ना. अब यहाँ पे फैक्टर 12 एक्टिव हो गया है. दिस इज एक्टिव फैक्टर 12. दिस एक्टिव फैक्टर 12 with a high molecular weight kinogen will further activate factor 11. This inactivated factor 11 will converted into activated factor 11. Same like this 11 will with the help of the calcium ions, with the help of this different of the platelet growth फैक्टर्स, इन प्लेटलेट्स ग्रोथ फैक्टर्स की वजह मदद से वो जो फैक्टर 9 है, इनएक्टिव फैक्टर 9, इट विल स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू द एक्टिव वन. एक्टिवेटेड फैक्टर है वो फर्दर आपके पास एक्टिवेटेड जो आपके ब्लड के अंदर यहाँ पे डिफरेंट चैनल्स मौजूद होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट आपके पास आप कह सकते कुछ सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं. दीज सब्सटेंसेस विल एक्टिवेट फैक्टर 8. ये फैक्टर एक्टिवेट दिस 8th फैक्टर एंड 9th एक्टिवेटेड फैक्टर विद द हेल्प ऑफ platelets, factor 3 and some of the calcium ions are present here. It involves in the conversion of a general pathway, common pathway substance factor 10 to insoluble activated form of factor 10. So यहाँ पे आपके पास rest of the factor 10 यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है. This factor will further activate the prothrombin further proceed towards the common pathway. यहाँ से common pathway start हो जाता है. Intrinsic और एक्सट्रिंसिक पाथवेज आगे एक पॉइंट में मिलते हैं एंड देन इस पॉइंट से फर्दर आपके पास एक कॉमन पाथवे होता है एंड दिस ending product of your common pathway is the complete blockage of the blood from the fibrin active form of fibrinogen. So यहाँ क्या होगा कि this prothrombin will further activate factor 2 thrombin into activated form. Inactive thrombin will converted into active prothrombin with the help of prothrombin. यहाँ पे prothrombin factor भी आप कह सकते हैं. अब यहाँ पे इस फैक्टर के फर्दर आगे दो काम है जो मेजर काम यहाँ पे होते हैं इंट्रिंसिक पाथवे के कॉमन पाथवे में. एंडिंग में यहाँ पे जो फैक्टर 2 है इसके फर्दर दो काम. एक्टिवेटेड फैक्टर 2 ने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनएक्टिव और सॉल्युबल फिब्रिनोजन को, इनएक्टिव एंड सॉल्युबल फैक्टर 1 को एक्टिवेटेड और इनसॉल्युबल एक्टिवेटेड फैक्टर में कन्वर्ट करना है. ठीक है ना. सो यहाँ पे एक्टिवेटेड फिब्रिन बन गई है. यहाँ पे अब आपके पास डिफरेंट प्रोटीन्स, फाइब्रिन इज अ प्रोटीन स्पेशली एंडिंग प्रोडक्ट ऑफ योर पाथवे, कोगुलेशन पाथवे. अब यहाँ पे ये प्रोटीन्स यहाँ पे डिफरेंट बॉन्ड्स के साथ कोवेलेंट एंड डिफरेंट इंटर बॉन्ड्स आर प्रेजेंट दैट जॉइन द लेयर्स ऑफ दीज फाइब्रिन्स. अब यहाँ पे इनसॉल्युबल फॉर्म में आपके पास फाइब्रिन बन गई है. ठीक है. अब इस फाइब्रिन ने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आ जाना है. इट विल स्टार्ट टू मूव toward the cut area and will start to form the mesh here.
एंड दिस मैश विल स्टॉप द ब्लीडिंग फर्दर फ्रॉम दिस एरिया। इसके अलावा जो फैक्टर 2 है, एक्टिवेटेड फैक्टर 2, वो क्या करेगा, 13 को एक्टिव करेगा एंड दिस 13 विल फर्दर इन्वॉल्व्स इन द क्रॉस लिंकिंग ऑफ चेन्स ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन। अब फिब्रिन में जो चेन्स में जो बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, क्रॉस लिंकिंग्स मौजूद होती हैं, फॉर एग्जांपल दीज आर द फिब्रिनोजेंस, वन फिब्रिन सेकंड फिब्रिन। अब 13 का काम क्या है कि इसने प्रॉपर इनमें क्रॉस लिंकिंग करवानी है। Many of the fibrinogen are converted into fibrin and these fibrins are cross linked by factor 13, activated factor 13. Also calcium ions helps in the conversion of inactive factor 8 toward the active factor 8 of second activated factor. So this whole of the process is called intrinsic pathway, ठीक है ना। intrinsic pathway में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास 12 ओरिजिनेट हुआ, 12 के बाद आपके पास 11 एक्टिव हुआ, एक्टिव 11 के बाद आपके पास 9 हुआ, 9 के बाद आपके पास अभी 8 हुआ, 8 के बाद यहाँ पे 10 हुआ, एक 8 हुआ, 8 के बाद आपके पास 10th जो फैक्टर एक्टिव होगा, 10th के बाद क्या होगा, फर्दर फैक्टर 5 होगा प्रोथ्रोम्बिन, देन फर्दर अबाउट 2 थ्रोम्बिन एंड दिस थ्रोम्बिन विल फर्दर एक्टिवेट फैक्टर नंबर 1। सो अब यहाँ पे आपके पास दिस इज इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है ना। इंट्रिंसिक पाथवे में डिफरेंट ऑफ द मेनी ऑफ द कोगुलेटिंग जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो हेल्प आउट करते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि एक्सट्रिंसिक पाथवे अपना जो परफॉर्म कब करता है, कैसे, किस स्टेप में आगे एक्सट्रिंसिक पाथवे जो इस होल ऑफ द प्रोसेस को मतलब ज्वाइन करता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके पास प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं, प्लेटलेट्स की लेयर्स के ऊपर यहाँ पे फास्फोलिपिड्स भी मौजूद होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी मौजूद होती हैं। अब यहाँ पे इसके अलावा इन प्लेटलेट्स ने फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड इन एंडोथेलियल सेल्स ने कुछ प्रोटीन्स को ओरिजिनेट करना है। यहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स कुछ प्रोटीन्स की प्रोडक्शन करवाएंगे, ठीक है ना। उन प्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स क्या करेंगी, सच लाइक ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन्स and some of the phospholipids that come from the platelets, aggregated platelets। अब ये प्रोटीन्स क्या करती हैं, ये फैक्टर 7 को, इनएक्टिव फैक्टर 7 को एक्टिव फैक्टर 7 में कन्वर्ट करेंगी एंड दिस एक्टिवेटेड फैक्टर 7 विल कन्वर्ट फैक्टर 3, इनएक्टिव फैक्टर 3 इनटू एक्टिवेटेड फॉर्म एंड दिस एक्टिवेटेड जो आपके पास फैक्टर 3 है वो फर्दर आके आपको इस स्टेप पर ज्वाइन करेगा, इस स्टेप पे वो फैक्टर 10 की एक्टिवेशन में भी हेल्प आउट करेगा। सेम लाइक दिस इज एक्सट्रिंसिक पाथ। एक्सट्रिंसिक पाथ में आपके एंडोथेलियल सेल्स यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स ओरिजिनेट करते हैं, वो प्रोटीन्स क्या करती हैं, वहां फर्दर जाके इनएक्टिव फैक्टर 7 को एक्टिव में, दिस activated factor 7 will convert inactive factor 3 into active form and this factor 3 will join common pathway, intrinsic pathway at the site of conversion of factor inactive factor 10 into the active factor 10 and throughout this process occur from this side. So this is about intrinsic and extrinsic pathway, intrinsic steps and extrinsic steps that are performed in the coagulation cascade for the proper stoppage of the blood and the how clotting factors are going to perform here and how clotting factors work here, how proteins are joined together. So guys, now we will see about the proper clot retraction and how endothelial cells are going to be repaired for the normal structure from normal nodule blood vessel. So first of all, clot retraction में होता क्या है, proper repairment और clot, first of all platelets अपना function perform करते हैं। अब यहाँ पे प्लेटलेट्स प्रॉपर एग्रीगेट किए हुए हैं, प्रॉपर एग्रीगेशन है प्लेटलेट्स की, जिसने वन एंडिंग ऑफ एंडोथेलियल सेल टू द अदर एंड उसको ज्वाइन करवाया। मेनी ऑफ द एग्रीगेटेड प्लेटलेट्स दैट आर ज्वाइंड बाय बोथ ऑफ दीज एंड्स will start to both of endothelial cells endings toward each other. Their motive will to join both of them and compensate the space between them. So first of all तो प्लेटलेट्स ये काम करेंगे। सेकेंडली यहाँ पे एक टिश्यूज ये क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रोटीन को रिजनरेट करेंगे। ये प्रोटीन क्या करेगी, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, दिस प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर क्या करेगा, ये आपके एंडोथेलियल सेल्स प्रोड्यूस करेंगे इसको, ये आपके स्मूथ मसल्स के पास जाएंगे, यहाँ पे रिसेप्टर्स मौजूद होंगे, स्मूथ मसल्स की दोबारा कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी, प्रॉपर जो एंडोथेलियल सेल्स वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। जब इनकी कॉन्ट्रैक्शन होगी, इनमें जो स्पेस है वो कम से कम होती जाएगी, जब इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी फिर वहां पे जो क्लॉट्स होते हैं वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो इस ब्रेकिंग प्रोसेस को हम फिब्रिन डिग्रेडेशन का नाम देते हैं, फिब्रिनोलाइसिस का नाम देते हैं। यहाँ पे डिफरेंट फिब्रिन डिग्रेडेटिव प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि आपके ब्लड के अंदर आगे फर्दर फ्लो
फ्लो करते हैं, सर्कुलेट करते हैं। अब यहाँ पे प्रॉपर एंडोथेलियल जो सेल्स हैं उनकी रिपेयरमेंट हो गई है। जो एंडोथेलियम लेयर है आपकी ब्लड वेसल्स की, इट इज गोइंग टू बी रिपेयर्ड। अब यहाँ पे इसकी रिपेयरमेंट हो गई है। Now this is repaired. So now this is the clot coagulated product fibrin. अब फाइब्रिन की डिग्रेडेशन करवानी है, तो फाइब्रिन की डिग्रेडेशन एक प्रोटीन होती है जिसको हम प्लाज्मिन का नाम देते हैं। दिस इज एक्टिव फॉर्म एंड इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्लाज्मिन इज प्लाज्मिनोजन. Plasminogen is produced from your livers. Your liver will produce this protein in inactive form, plasminogen, into your blood circulation, and in blood circulation plasminogen move and circulate. इसके ऊपर कुछ टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स मौजूद होते हैं। वो एक्टिवेटर क्या करेंगे, प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक लिमिटेशन भी आ जाती है। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर convert plasminogen into plasmin, but here are some of the factors, active factors that inhibit this process, that inhibit the conversion of plasminogen into plasmin by tissue plasminogen activator. So यहाँ पे इस एक्टिवेटर वेक्टर के अलावा एंडोथेलियल सेल्स की लेयर पे एक और एक्टिवेटर मौजूद होता है जिसको आप यूरिकाइनेज प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर का नाम देते हैं। सेम जो यह काम करता है, प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्जन करवाता है। प्लाज्मिनोजन इस एक्टिवेटर से प्लाज्मिन की फॉर्म में कन्वर्ट होगी। प्लाज्मिन के बारे में देख लिया, दिस इज एक्टिव वन। ये क्या करेगी, इस मेश को आके तोड़ेगी। यहाँ पे जो अरेंजमेंट की फॉर्म है, यहाँ पे प्लेटलेट्स, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी यहाँ पे अरेंज थे, जिन्होंने ब्लड की प्रॉपर रिट्रैक्शन करवाई हुई थी, वो यहाँ पे ब्रेक करना स्टार्ट कर देंगी। ब्रेकिंग के बाद क्या होगा कि जो आपकी फिब्रिन की जो लेयर्स हैं, दे विल स्टार्ट टू मूव सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। वो सेपरेट स्टार्ट हो जाएंगी। उनकी ये जो डिग्रेडेशन है वो आपका ये प्लाज्मिनोजन करवा देगा, ये आपकी प्लाज्मिन करवा देगा, एक्टिव फॉर्म ऑफ प्लाज्मिनोजन। तो अब यहाँ पे प्रॉपर फिब्रिन की डिग्रेडेशन भी हो गई है। अब यहाँ पे फिब्रिन की डिग्रेडेशन के साथ साथ कुछ कंपोनेंट्स बनते हैं जिसको आप डी डाइमर का नाम देते हैं। सो यू आल्सो रिमेंबर विद द डी डाइमर टेस्ट। तो ये वही डी डाइमर टेस्ट होता है। डी डाइमर इज आल्सो द ब्रेकिंग प्रोडक्ट, fibrinolytic product, fibrin degradative product that is produced from the degradation of fibrin, and then fibrin will convert into fibrinogen. Little of the D-dimer and different substances are released into your blood circulation, and these substances are called D-dimer substance, and these D-dimer substances you will check in your laboratory from different of the techniques. So guys, यहाँ पे हमने देखना है कि जो एक्टिवेटेड जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उनको इनएक्टिवेशन उनकी कैसे होती है। आपकी ब्लड वेसल के अंदर आपके एंडोथेलियल सेल्स कैसे उनकी इनएक्टिवेशन करवाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी यहाँ पे एक चैनल मौजूद है जिसको आप हेपरिन सल्फेट का नाम देते हैं, ठीक है ना। ये हेपरिन सल्फेट क्या करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ anti-3 प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन converts activated factor 2, activated factor 9 and activated factor 10 into inactive form. ये इनएक्टिव फॉर्म में कर देता है फैक्टर नंबर 2 को, 10 को। और इसके अलावा यहाँ पे एक और प्रोटीन प्रेजेंस होती है जिसको आप थ्रोम्बोडुलिन का नाम देते हैं। ये थ्रोम्बोडुलिन प्रोटीन क्या करती है, इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन एक्टिव फैक्टर 2 कन्वर्ट फैक्टर 5 and factor 3, active factor 5 and active factor 3 into the inactive form, and the rest of the few of the other factors that are activated are realized and are degraded by your liver when your blood go to your liver for the detoxification. So here are two channels that convert active into inactive clotting factors, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन इग्नोर होता है कि आपके पास जैसे यहाँ पे प्लेटलेट्स की स्टिकिंग हुई है, आपकी रूटीन की लाइफ में सर्कुलेशन में ब्लड वेसल में स्टिकनेस क्यों नहीं होती प्लेटलेट्स की, क्यों नहीं प्लेटलेट्स आगे यहाँ पे एंडोथेलियल्स के साथ स्टिक कर जाते हैं। सो यहाँ पे अब आपके पास ब्लड वेसल में रूटीन, नाउ विल डिस्कस अबाउट द रूटीन की आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन में यहाँ पे प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं। ये प्लेटलेट्स जब एंडोथेलियल्स के साथ आकर इसके साथ स्टिक करने की कोशिश करते हैं तो एंडोथेलियल्स यहाँ पे कुछ केमिकल्स की ओरिजिनेशन करवा देते, कुछ गैसेस की ओरिजिनेशन करवा देते हैं, सच लाइक नाइट्रस ऑक्साइड, PgI2 सब्सटेंस, एंड हियर इट विल प्रोड्यूस एडेनिन डाइफॉस्फेट। ये तीन केमिकल्स क्या करते हैं, ये तीन सब्सटेंसेस दैट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एंडोथेलियल सेल्स ऑफ योर ब्लड वेसल्स, दीज विल inhibit the attachment of platelets to the endothelial cells. They will repel the platelets for the stiffness of the endothelial cell. ये stiffness को inhibit करते हैं। So here is the summary. In the summary we will see what we have discussed here about the hemostasis, coagulation cascade.
फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इंजरी होती है, आपका एंडोथेलियम जो सेल है वो डैमेज होती है, डैमेज के बाद आपके ब्लड वहां पे निकलना शुरू हो जाता है। अब वहां पे क्या होता है, नीचे कोलेजन की एक लेयर होती है ब्लड वेसल की बिल्कुल नीचे, दिस इज ब्लड, दिस इज हियर इज अ कोलेजन लेयर। यहाँ पे ये कोलेजन लेयर प्रोटीन की प्रोडक्शन करवाती है, ठीक है। वो प्रोटीन क्या करती है, प्लेटलेट्स के साथ जुड़ के वहां पे प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन करवाती है, और एक्टिवेशन के बाद वहां पे क्या करती है, वहां पे एग्रीगेशन करवाना स्टार्ट कर, फॉर एग्जांपल दिस इज ब्लड वेसल, वहां पे प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन करवाना स्टार्ट कर देती है। अब वो एग्रीगेटेड प्लेटलेट्स क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो केमिकल रिलीज करते हैं जस्ट लाइक एडेनिन डाइफॉस्फेट एंड TBA2। दिस विल हेल्प इन द प्लग फॉर्मेशन, इट विल these of the chemical will stimulate more of the platelets come here and join them for the proper big plug, for the proper big inhibition of the bleeding, and it will produce third of the chemical serotonin that will stimulate your smooth muscles outside of your blood vessel for the vasoconstriction, for the proper contraction of your blood vessel। that's why the endothelium जो cells हैं वो proper एक दूसरे को join कर लें और proper repairment हो जाए। और उसके अलावा वहां पे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेशन होती है बाय कोगुलेशन कैस्केड, वहां पे क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिव होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स वहां पे एंडिंग पे वहां पे फिब्रिन बना देते हैं और फिब्रिन के मैश बना देते हैं और वहां पे ब्लड क्लॉट बन जाता है। अब ब्लड क्लॉट और कोगुलेशन में क्या फर्क होता है, कोगुलेशन होता है कि प्लाज्मा प्रोटीन्स का प्लेटलेट्स के साथ मिलकर किसी चीज को ब्लॉक कर देना। ब्लड क्लॉट में क्या होता है कि कोगुलेशन प्लस RBCs और WBCs इसमें ये होते हैं। कोगुलेशन में क्या होता है कि जो आपके प्रोटीन्स और ये फैक्टर्स होते हैं वो मिलके ब्लॉकेज करवाते हैं, लेकिन ब्लड क्लॉट में क्या होता है, ब्लड क्लॉट में इसी ब्लॉकेज में RBCs भी इन्वॉल्व होते हैं। Today we have discussed about the hemostasis, we have discussed about the steps of hemostasis, how hemostasis has been performed in your body, which steps are going to be performed for this proper hemostasis process, and we have discussed some of the vascular span, we have discussed about the plug formation by the platelets and the chemicals released from the platelet and the further chemicals functions that help in the proper repairment of the blood vessel। इसके अलावा हमने यहाँ पे देखा है कि कैसे जो कोगुलेशन कैस्केड है उसमें जो फैक्टर्स हैं वो कैसे इनएक्टिव से एक्टिव होते हैं। इसके अलावा जो क्लॉटिंग के बाद, रिपेयरमेंट के बाद जो रेस्ट ऑफ द क्लॉट आपकी ब्लड वेसल के अंदर होता है, उस क्लॉट की, उस फिब्रिन की डिग्रेडेशन कैसे होती है और डिग्रेडेटिव प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, डी डाइमर इसमें होता है, इसमें फिब्रिनोजन होती है। इसके अलावा हमने देखा कि जो एक्टिवेटेड फैक्टर्स होते हैं जो कि कोगुलेशन कैस्केड में हेल्प करते हैं। बट लास्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द समरी व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे अबाउट द हेमोस्टेसिस। सो थैंक यू सो मच गाइस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन related to hemostasis you can ask me in the comment box। thank you so much, we will discuss some of the new topic in the next video। thank you so much guys, see you soon।